Substation 11 kV practical class. ये भी सोच होता है, देखो ये दिख रहा ना, ऐसे खपचे बने होते हैं और ये इस प्रकार से ऐसा क्या है बैठ जाता है। ये जो सामने लगा है ठीक, और नीचे डंडे से जुड़ा होता है। इसको अपन ऐसे करके ऐसे झटके से मारते हैं तो ये इसमें फंस जाता है और लाइन जुड़ जाती है और इसी से अपन काट लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये लाइनें कहाँ आई हैं, VCB में आई हैं। ठीक, और फिर VCB के बाद कहाँ चली गई है, ये DO डला है। DO समझते हो, जैसे अपने घर में फ्यूज तार डला होता है ना कि कोई भी खराबी आए तो फ्यूज वायर उड़ जाए, ऐसे यहाँ DO डला होता है। डले ना पतले पतले, अब तुम दिमाग लगाओ इतने पतले में ऐसे पूरी 33 kV को गुजार दिया गया है। ठीक, ये पतले DO कहलाते हैं। ठीक, और ये काले काले जो पूरे लगे हैं इंसुलेटर है, चाहे पिन इंसुलेटर हो, डिस्क इंसुलेटर हो, सस्पेंशन हो, स्ट्रेन हो, सबके यहाँ इंसुलेटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो लाइन कहाँ चली गई तुम्हारे, पावर में चली, पावर में कहाँ चली गई, पावर में 33 kV गई है और इस पावर से कितनी निकली है, 11 kV। ठीक, ये तुम्हारे हाई वोल्टेज टर्मिनल है ऊपर, और इस तरफ तुम देखोगे तो यहाँ पर लो वोल्टेज टर्मिनल है। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो गोल तुमको टंकी जैसा दिख रहा है, उसमें ऑयल होता है। हाँ, उसमें आधा ऑयल है। ठीक, आधे में ऑयल है और ये तुम्हारा पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का टैंक फुल भरा हुआ है। ठीक, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर, और उसी से देखो ये ब्रीदर जुड़ा है। ठीक, तुम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ब्रीदर में यूज होने वाली सिलिका जेल है उसका कलर क्या होता है, नीला होता है, स्काई ब्लू नहीं, ब्लू। ठीक, स्काई ब्लू तुम्हारी साइट होती है। ठीक, तो नीला होता है। ठीक, और जब ये यूज हो जाएगी, अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले इसको चेंज करवाया है। ठीक है, ये नीला है, और जब ये यूज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आसमानी हो जाएगा। ठीक, आसमानी या गुलाबी, देखो इस प्रकार से ये आसमानी हो जाएगा। ठीक, ये वही है यूज होने के बाद। ठीक, ये यूज होने के बाद आपको क्या है, सिलिका जेल इस प्रकार से हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम लोग ने रिप्लेस किया है तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, और उस कंजर्वेटर से ब्रीदर जुड़ा है, जैसे हमारी नाक होती है ना ट्रांसफार्मर में, इसी से हवा जाती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद टैंक और उसके बीच में देखो बकोल्स रिले लगा है, वो टैंक के बीच में वो एक संरचना दिख रही ना, वो बकोल्स रिले है। ठीक, और वो मेन टैंक और कंजर्वेटर के कहाँ जुड़ा है, मध्य में जुड़ा है। ठीक, उसके बाद वो वाइट कलर का एक निशान दिख रहा है घुमाने के लिए, वो टेपिंग स्विच है, या उसको टेप चेंजर भी बोलते हैं। ठीक, वो वाइट कलर का जो दिख रहा वो टेप चेंजर है। ठीक, और यहाँ पर मेजर करने के लिए एक बाइंडिंग मीटर लगा हुआ है। ठीक, और एक ऑयल मीटर लगा हुआ है। एक ऑयल का टेम्परेचर बताता है और दूसरा बाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है। ठीक, आया समझ में। अब उसके बाद यहाँ पर देखो अर्थिंग आई है। ठीक, हर पावर में आपको 2 अर्थिंग मिलेंगी। एक अर्थिंग देखो यहाँ से नीचे से वेल्ड की गई है। ठीक, और एक न्यूट्रल के टर्मिनल से ऊपर से वेल्ड की गई है। ठीक, कि इस पावर में कोई भी खराबी आए या ओवर करंट आए या शॉर्ट सर्किट की कोई कंडीशन बने तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड हो जाए या धरती में चला जाए। ठीक, ये अर्थिंग यहाँ नहीं गड़ा है, ऐसे प्रॉपर अर्थिंग बने हैं। देखो यहाँ आके सबको इस प्रकार से वेल्ड किया गया है। ये होती है पूरा पाइप अर्थिंग। ठीक, ये गड्ढा आपको कम से कम 10 से 12 फीट करीब गहरा है, इसमें काली मिट्टी भरते हैं। इसमें हम लोग नल की व्यवस्था करके रखते हैं, जिससे कि इसमें क्या है, ठंडाई बनी रहे, नमी बनी रहे। नमी, ठीक, नमी रहेगी तो हमारा अर्थिंग क्या करेगा, अच्छे तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा। आई बात समझ में। ठीक, अब उसके बाद ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक, जैसे हम पंखे में कैपेसिटर लगाते ना, ठीक, वैसा वाला कैपेसिटर नहीं है ये। क्या है, यहाँ पर पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है और ये कैपेसिटर बैंक होता है। ठीक, यह समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसमें भी एक VCB लगी होती है जिसके माध्यम से हम इसको चालू बंद कर सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक,
अब पावर में देखो, ये बाजू में जो ब्लेडें लगी हुई है ना, इनको रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटर बोलते हैं। ठीक, इनका काम रहता है जब ऑयल गर्म होता है तो ऊपर के पाइप द्वारा इन पत्तियों में या पंखड़ियों में या ब्लेड में आता है, ठंडा होकर फिर कहाँ चला जाता है? टैंक में चला जाता है। ठीक, पाइप ऊपर से भी जुड़ा है और नीचे से। ठीक, जब हमें ऑयल निकालना रहता है तो देखो एक बॉल्ब लगी है नीचे, इसको बोलते हैं ऑयल आउटलेट बॉल्ब। जब हमें कभी भी ऑयल निकालना है या चेंज करना है, उसके लिए जो बॉल्ब लगी है उसको बोला जाता है ऑयल आउटलेट बॉल्ब। ठीक, और इनलेट बॉल्ब उस तरफ लगी है, ऊपर की तरफ। ठीक है, वो अपन अभी चल के देखेंगे। अब इसके बाद जो 11 kV निकल गई, पावर में 33 kV आई और 11 kV निकल गई। ठीक, और वो वाली जो VCB आप लोगों को दिख रही है वो किसकी VCB है? 11 की। ठीक, 11 kV की। और जो आगे जो बस बार आपको दिख रहा है वो किसका बस बार है? 11 kV। ठीक, अब यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा और। ऐसे बहुत सारे अर्थिंग यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनमें पानी दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इंसुलेटर के द्वारा देखो ये लाइन को आगे पीछे किया जाता है। ठीक, ये तुम्हारी VCB है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं आइसोलेटर। ये डंडे वाली संरचना है ना, ये वाली संरचना डंडे वाली, इसको बोला जाता है आइसोलेटर। ठीक, इसको जब हम सप्लाई को बंद करते हैं तो एक डंडा लगा होता है नीचे। ठीक, इसको घुमा के हम इसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं तो खुल जाता है, और ऐसा कर देते हैं तो जुड़ जाता है। ये होता है आइसोलेटर। ठीक, तो AB स्विच और आइसोलेटर में अंतर समझ में आया? तुम्हारा AB स्विच वहाँ लगा है और आइसोलेटर यहाँ लगा है। ठीक, दोनों ही ऑफ लोड पर काम करने वाली युक्तियाँ हैं। ऑन लोड पर करोगे दुर्घटना होने की फुल संभावना है। ठीक, अब इसको तो तुम जानते हो, ये तो तुम्हारी कॉलोनी में रखा रहता है, इसको हम लोग DTR बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक, इसमें तुम्हारा 11 kV आती है, DO डालते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाती है और वहाँ से तुमको नीचे के वो टर्मिनल दिख रहे हैं, LT के टर्मिनल, वहाँ तुमको 3 फेज और एक क्या मिल जाता है? न्यूट्रल। अर्थ नहीं मिलता है। ठीक है, यही गलती अपन बार बार करते हैं। अपन को लगता है कि ट्रांसफार्मर से अर्थ मिलता है, अर्थ वो कहलाता है जो ज़मीन से मिलता है। ठीक, तो इससे न्यूट्रल मिलता है। 3 RYB किसके हैं? फेस, L1 L2 L3, और जो चौथा है वो किसका है? न्यूट्रल का है। ठीक, ज़मीन के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है, ट्रांसफार्मर में से निकला है और वो तुम्हारे घर में जो न्यूट्रल गया है वह है। ठीक, उसी से तुम एक फेस को और न्यूट्रल को लेके अपने घर की सप्लाई चलाते हो। ठीक, जो ज़मीन के अंदर जाता है वो तुम्हारा अर्थ कहलाता है। ठीक, न्यूट्रल कहीं नहीं जाता है, वो तुम्हारे फेस को पूरा करने के लिए, तुम्हारे घर की सप्लाई चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, जब तुम्हारे पास न्यूट्रल नहीं होता है तो तुम क्या करते हो? अर्थ का उपयोग करके लाइन चला लेते हो। ठीक, लेकिन अर्थ और न्यूट्रल अलग अलग होते हैं, इनको तुमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब वो आपको वो सामने बॉक्स दिख रहा है खुला हुआ खम्भे पर। ठीक, वो तुम्हारा जो घर के बाहर लगा रहता है ना KWH मीटर, वही है। ठीक, तुम्हारा KWH मीटर किस में नापता है? यूनिट में मापता है। हाँ। ठीक, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट में मापता है। नहीं आया समझ में? हाँ, वो यूनिट में नापता है। तुम शक्कर लेने जाओगे दुकानदार के पास तो वो तुम्हें किलो में नाप देगा। ठीक, थोक व्यापारी के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? कुंटल में नापेगा। उसके ऊपर जाओगे तो टन में मापेगा। ठीक, तो जो तुम्हारा KWH मीटर है वो यूनिट में मापता है और ये वाला मीटर मेगावाट में मापता है। ठीक, तुम्हारा किलोवाट में मापता है, ये किस में मापता है? मेगावाट में मापता है। ठीक, अब फिर वही संरचना VCB, पहले AB स्विच लगा है। ठीक, फिर VCB लगी है। ठीक, हाँ, इसमें अब एक चीज़ अपन को ध्यान देना है। आप लोग ने PT तो पहले देख ली। ठीक, और वही PT जो वहाँ लगी थी ना, ये लगी है ऊपर। हाँ। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं है, एक वायर आया है और एक वायर नीचे से निकल कर, नीचे मतलब वो बाजू में वो एक संरचना बनी है, उसमें से निकल कर कहाँ चला गया है? वो मीटर में चला गया है। लीड के माध्यम से, वो ब्लैक कलर की लीड खम्भे के माध्यम से कहाँ चली जाती है?
पहले नीचे आई है, नीचे जाने के बाद कहाँ चली जाती है, बॉक्स में चली जाती है। और इसी के माध्यम से हम यहाँ मेज़र कर पाते हैं कि हमने कितनी यूनिट की खपत की है। आई बात समझ में? ठीक, किसके माध्यम से? पीटी के माध्यम से। ठीक, अब तुम बोलोगे कि सर सीटी क्या होती है? पीटी तो हमने देख ली, सीटी वो होती है, देखो धीरे रहना पड़ेगा, ये वाली संरचना है ना, ये वाली, ठीक, इसको क्या बोला जाता है? सीटी। इसमें से एक वायर आता है और एक वायर क्या होता है? निकल जाता। ठीक, एक वायर आया और एक वायर क्या हो गया? निकल गया। इसको बोला जाता है सीटी। ठीक, और इसमें एक वायर आया और कम रेंज के साथ निकल जाता है, ये होता है तुम्हारा पीटी। ठीक, इसका वीडियो डाला है, उसको भी देख लेना थोड़ा सा, उसमें समझाया गया है क्या होता है सीटी, क्या होता है पीटी। ठीक, अब यहाँ जो जितने भी लगे हैं ना, ये पूरे इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर। ठीक, उसके बाद ये जम्फर हैं। जम्फर के टर्मिनल पर क्या लगी हैं? लगी हैं। लग। ठीक है, ये बड़ी लग हैं, अपन छोटी लगाते हैं, ये बड़ी लग हैं। यहाँ कुछ अलग से नहीं हुआ है, बस छोटी चीज़ों को बड़ा करके लगा दिया गया है। आई बात समझ में? कुछ यहाँ कोई अलग नहीं हुआ है, बस छोटी चीज़ों को क्या है? बड़ा करके लगा दिया है। ठीक, और यहाँ से देखो लाइन तुम्हारी बाहर निकल गई और वह लाइन कहाँ चली जाती है तुम्हारी? कॉलोनी में। कॉलोनी में फिर आपको इस प्रकार से एक DTR मिलेगा। ठीक, जो क्या करेगा? 11 kV को किस में बदल देगा? 440 में। L1, L2 और L3 और साथ में न्यूट्रल। ठीक, और इसी के माध्यम से इस प्रकार से लीड ले जाके, जैसे लीड ले गए ना, आपके घर में क्या कर दी जाती है? सप्लाई दे दी जाती है। ठीक, ये तुम्हारे सब स्टेशन का वर्किंग का एक छोटा सा परिचय है। ठीक है, और रहती तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि तुम्हारे पावर से ही बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं कि लो वोल्टेज टर्मिनल क्या होते हैं, हाई वोल्टेज टर्मिनल क्या होते हैं, कंजर्वेटर क्या होता है, बकोल्स रिले कहाँ लगा होता है, ब्रीदर कहाँ लगा होता है, किससे जुड़ा होता है, ब्रीदर में जो सिलिका जेल होती है उसका कलर क्या होता है। ठीक है, टेप चेंजर कहाँ लगा होता है, कौन सी बाइंडिंग में लगा होता है, और मीटर वगैरह कहाँ होते हैं, रेडिएटर क्या कहलाते हैं, जो बाजू में पंखुड़ियाँ लगी हैं इनको क्या बोला जाता है? रेडिएटर। ठीक है, कैपेसिटर बैंक कौन से क्रम में लगा होता है? तो ये समांतर क्रम में लगा होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। ठीक है, ये जो लगी है इसको क्या बोलते हैं? सीटी। एक जम्फर आया है और एक निकल गया है। ठीक, इससे क्या करते हैं अपन? करंट को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? करंट को। जब यहाँ पर फॉल्ट आता है ना सब स्टेशन में कि भाई कितने एम्पियर आया, 1200 एम्पियर का फॉल्ट आया, 1500 का आया, 2000 का आया, 3000 का, उस करंट को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सीटी का यूज़ किया जाता है। ठीक, और वोल्टेज को मापने के लिए पीटी का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये सीटी लगी है और वो सामने जो लगी है वो आपकी पीटी है। ये डीओ है, ये आपके पोल कहलाते हैं, जिनको आई पोल बोला जाता है क्योंकि ये आई की आकृति के होते हैं। ठीक, या इनको स्टील पोल भी बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो सपोर्ट के लिए लगे हैं उनको चैनल बोला जाता है। ठीक है, और कोई ये भी सोचो। ठीक, इस प्रकार से ब्रेक करता है, अलग अलग करना। ब्रेक करना मतलब अलग अलग करना। ठीक, ये हवा में काटता है और हवा में ही क्या कर देता है? सर्किट को जोड़ देता है। ठीक है, जितनी भी VCB लगी है ना, जितनी भी VCB आपको यहाँ दिख रही हैं, जितने भी कैपेसिटर, जितने भी उपकरण यहाँ पर लगे हैं, सबका कंट्रोल है कंट्रोल रूम में। ठीक, वो भी किन के माध्यम से? जो यहाँ से जो लीड गई है ना, इनके माध्यम से। ठीक, आप बैठे बैठे अंदर से चालू बंद पूरी की प्रक्रिया कर सकते हो। ठीक, जब कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो आपको बाहर चालू करने के लिए आना पड़ता है, तो इनको हम बोलते हैं मैनुअल चार्ज। क्या बोलते हैं? मैनुअल चार्ज। लेकिन जब अंदर से चालू बंद होता है तो उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक चार्ज। क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक चार्ज। ठीक है, 2 पावर। ठीक, पावर मतलब PTR। ठीक, इसलिए हमारे सब स्टेशन में 2 कैपेसिटर बैंक लगे हैं। एक वो लगा है कैपेसिटर बैंक, एक उस तरफ लगा है। ठीक, और एक कैपेसिटर जो बैंक लगा होता है
11 kV पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? 11 kV पर, ठीक। और उसको जोड़ने के लिए देखो वो एक लीड लगी है ना काले कलर की, ठीक। उसके कनेक्शन होते हुए देखो वो काले कलर की वो कैपेसिटर के बाहर गई है ना, ठीक। अंडरग्राउंड करके ऊपर जोड़ के सप्लाई कहाँ दे दी गई है? कैपेसिटर में दे दी गई है, ठीक। तो आया थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। ज़्यादा तो इतना देखो, इन पोलों के सबसे ऊपर यदि हम कोई चीज़ लगाते हैं, देखो तुम आप लोग भी समझते हो कि बरसात के टाइम में बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? एम्पियर होता है या करंट होता है, ठीक। और उसको रोकने के लिए अब आप भी जानते हो यदि वो बिजली गिरी तो उसका करंट पावर में जाएगा, और पावर में ऑलरेडी पहले से बिजली है तो ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। उसको रोकने के लिए हम इन सबके ऊपर क्या लगाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक। वो देखो जो VCB है ना, VCB के आगे वाले पोल में देखो वो 3 ऐसे खड़े हुए लगे हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर कहलाते हैं, ठीक। तो ना यहाँ भी डले हम लेके आए, उनसे टकराती है सर बिजली। ये इस प्रकार से होता है, ये छोटा वाला है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक। वो देखो वो लगे हैं ना ऊपर, ठीक। अलग अलग साइज के रहते हैं, ठीक है। 33 kV वाला बड़ा लगा हुआ है, ये वाला 33 kV में बड़ी साइज का लगा है, ठीक। वहाँ 11 kV में वो छोटे छोटे लगे हैं ऊपर, ठीक। और ये तो तुम लोगों को पता है कि AB स्विच के पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक। मेल फीमेल करके इनको डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइट को ME के अपन यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तुम्हारा PT हो गया, वो ME हो गया, फिर वो CT हो गया, ठीक। देखो एक ME वहाँ पे लगी है ना, जो छोटे साइज़ की, वो सामने रखी है वो, हाँ एक उधर लग रही है। वो जो ME लगी रहती है ना, वो क्या करती है? जो तुम्हारा KWH मीटर है उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करती हैं, और इसी ME से किसको वो मेज़र, वो देखो वो 2 मीटर लगे हैं ना, KWH मीटर, उनमें कनेक्शन कर दिया जाता है। देखो लास्ट वाले पोल पर ये सामने की VCB है ना, उसके ऊपर वो रेड दिख रहा है सबसे, वो लाइटनिंग अरेस्टर है। छोटे छोटे रेड दिख रहा है ना, ठीक। वो लाइटनिंग अरेस्टर है, सब में अलग अलग लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ अलग लगे हैं, वहाँ अलग लगे हैं, वो सबसे छोटी साइज़ के हैं, वो रेड दिख रहा है, ठीक। इस लास्ट वाली VCB है ना, उसके ऊपर भी लगे हैं, वो देखो 3 ठो हल्के हल्के वाइट दिख रहा है, ठीक। वो भी लाइटनिंग अरेस्टर है। कैसे इंडिकेशन आ जाता है लाइन फाल्ट होने का, ठीक। फाल्ट होने पर अपन इसको क्या करते हैं? रीसेट करते हैं। सबसे पहले रिले को रीसेट करते हैं, फिर अलार्म को, और फिर इस वाले रिले को। ये नॉर्मल रिले है, ये मास्टर रिले है, ठीक। अब रीसेट हो गया, अब इसके बाद अपन को इसको चालू करने जाना है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक यहीं से हो जाती है, लेकिन अभी ये बाहर से चालू होगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है दिक्कत, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इलेक्ट्रिकल में ग्लव्स रहते हैं, ठीक है। एक जन बस चलना है, चलना लो रास्ता, ठीक है सर। हम चाबी भर के आते हैं, ठीक है। ये VCB रहती है, और इसमें अपन को चाबी रखना है। यहाँ से अपन को क्या है, स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ डिस्चार्ज है, अब इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। अभी चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो गया, ठीक। अब इसको अपन यहाँ से भी चालू कर सकते हैं और अंदर से चालू करेंगे अपन, ठीक है।
इसको स्प्रिंग चार्ज करने के बाद अपन इसको चालू कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ लिखा है ट्रिप। ठीक, यहाँ लिखा है क्लोज। क्लोज मतलब होता है चालू। ठीक, इसको अपन को आराम से प्रेस करना होता है। ये चालू हो गई। चालू होने के बाद यहाँ लोड आ जाएगा। आर फेस पर 16 एम्पियर, बी पर 17, वाई पर 12। ये हमारी लाइन चालू हो गई। तो ऐसे पता चलता है कि लाइन कैसे ट्रिप हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है। उसके बाद हम उसको चालू करते हैं। ठीक है, और सर जैसे कि कहीं पर ज़्यादा फॉल्ट तार लगी होगी इसमें, या कोई पक्षी या छोटा मोटा जानवर इस पर आया होगा। ठीक, जैसे गिलहरी वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, पक्षी वगैरह। लेकिन जैसे कहीं तार जो टूट के गिर गया है, ठीक, तार टूट के नीचे गिर गया तो उसको क्या मिल गया? अर्थ मिल गया। ठीक, यदि नमी है वहाँ पर तो, और जब तक वो तार किसी भी अर्थ के संपर्क में रहेगा यहाँ से लाइन चालू नहीं होगी। हम चालू करेंगे वो फिर से क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। ठीक, हमें यहाँ से नियम रहता है कि मात्र लाइन को 2 बार चार्ज करना है। एक बार की, एक बार और हो जाती, हम एक बार और करते। इसके बाद यदि लाइन चालू नहीं होती तो लाइन स्टाफ को क्या है? सूचना देनी रहती है कि आपको आपका ये फीडर फॉल्ट हो गया है, आपको जाके चेक करना है। वो लाइन पर जाते हैं और पूरी लाइन को देखते हैं, जहाँ फॉल्ट होता है उसको क्लियर करके हर लाइन को क्या करते हैं? चार्ज करवाते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले यहाँ से परमिट होता है, जो AB स्विच लगा है उसको काट दिया जाता है कि गलती से सप्लाई ना चली जाए। ठीक है, कभी कभार हो जाता है कि वायर टच हो जाते हैं या जम्पर आगे पीछे गिर जाने की वजह से, तो यहाँ से अपन AB स्विच काट देते हैं और वो जाके अपना काम करते हैं। अपन AB स्विच लगाते हैं और लाइन को क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से लाइन फॉल्ट होती है और अपन को क्या होता है? पता चल जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो VCB लगी है उसके अंदर क्या लगा रहता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। ठीक, जो परिपथ को जोड़ने एवं अलग करने के लिए क्या है? उपयोग किया जाता है। ठीक, और इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगे होते हैं? 11 kV में लगे होते हैं। ठीक, 33 kV का ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, उसका छोटा होता है। उसमें छोटी साइज़ के इंसुलेटर लगे होते हैं, इसमें बड़ी साइज़ के इंसुलेटर या डिस्क लगी होती हैं। ठीक, आपके एग्ज़ाम में इंसुलेटर से सवाल पूछे जाते हैं, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, जो 11 डिस्क होती है उसकी क्षमता क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है। जो एक डिस्क का मान है वह होता है 11 kV। कितना होता है? 11 kV। जैसे वहाँ देखो वो जो 3 डिस्क लगी हैं ना, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं। हम एक डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और वहाँ पे देखो वो सिंगल डिस्क लगी हैं सामने या डबल लगी हैं। ठीक, तो अपन वहाँ सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डबल अपन इसलिए कर देते हैं, वो इसलिए मिल रही हैं जिससे कि क्या है, यहाँ पर 33 kV की जो लाइन है उसको क्या किया जा सके? अच्छी तरह से इंसुलेट किया जा सके। ठीक, आपको यहाँ कहीं भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोल को पकड़ो और करंट आ जाए। ठीक, कहीं भी नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि जैसे मान के चलो कोई जंपर टूट के रख दिया चैनल पे। ठीक, अब मान के चलो वो AB स्विच है, दिख रहा है ऊपर वाला, अब उसका जंपर टूट के उसी चैनल पे रख जाए तो करंट आ जाएगा। ठीक, भले जैसे ही वो चैनल पर रखेगा और लाइन क्या हो जाएगी? फॉल्ट हो जाएगी या ट्रिप हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक, लेकिन कुछ समय के लिए करंट तो रहेगा। ठीक, लेकिन आपको पता है कि करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कितनी है? प्रकाश की स्पीड के बराबर। पर प्रकाश की स्पीड कितनी है? करंट की स्पीड 1,30,000 के समथिंग होती है सर। ठीक, अपने इसमें जो रहता है वो रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब उसको अपन ये मीटर प्रति सेकंड में है, फिर वो किलोमीटर में, मील में वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अपन को ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यही चाल किसकी होती है? प्रकाश की। ठीक, 1 सेकंड में भी ये बहुत दूरी तक तय कर लेती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब अपन को करंट लगता है ना, अपन को पता ही नहीं चल पाता कि कब लग गया है। ठीक, झटके टाइप में लगते एकदम से और अपन को लगता है
बाद में अपन को रियलाइज़ होता है कि क्या जल गया है, कहाँ। चालू लाइन में ही बंद करने के लिए VCB होती है, चालू लाइन में नहीं, चालू लाइन को। जैसे अभी लाइन चल रही, अपन को अंदर से लाइन बंद करनी है, अपन अंदर से जाके VCB बंद कर देंगे, ट्रिप हो जाएगी। जैसे अपने घर की MCB होती है, तो अपन अपने घर की लाइन बंद करने के लिए ही तो उसको यूज करते हैं ना, कि जैसे अपन को घर के अंदर एक स्विच लगाना है या बोर्ड पे काम करना है तो अपन जाके MCB गिरा देते हैं। ठीक, ऐसे ही VCB, जैसे मान के चलो अब एक जम्फर टूट जाए अंदर का, उस जम्फर को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़ी वाली VCB को बंद करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके इसके आगे काम होगा। और सबसे लास्ट में काम करना है तो हमें बीच वाली को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आगे काम होगा। तो बंद करने के लिए ही, लाइन को चालू और बंद करने के लिए ही VCB लगाई जाती है। ठीक, हाँ, साथ ही क्या करती हैं, फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। हाँ, लेकिन जो ट्रिप करने का कार्य है वह VCB के द्वारा नहीं किया जाता है। VCB का मात्र काम लाइन को चालू एवं बंद करना होता है। ठीक, लाइन को ट्रिप करने का काम रिले का होता है। किसका होता है? रिले। ठीक, लाइन को ट्रिप, चालू लाइन को फॉल्ट आने पर ट्रिप करने का काम किसका होता है? रिले का होता है। जो अंदर लगे, आपने पैनल देखे हैं, उसमें जो लगे हुए हैं उनका काम होता है लाइन को, चालू लाइन पर यदि फॉल्ट आता है तो ट्रिप करना। अब आपको लग रहा होगा कि फॉल्ट आता होगा और यहीं से लाइन ट्रिप हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है। अंदर से पहले फॉल्ट आएगा, जो लीड के माध्यम से कहाँ जाएगा? रिले में जाएगा, और रिले वहाँ से एक संकेत भेज के क्या कर देगा? VCB को ट्रिप कर देगा। मतलब इतना लंबा प्रोसेस है, भले अपन को समझ में नहीं आता है। क्यों? बिजली की स्पीड बहुत ज़्यादा होती तो कुछ ही सेकंड से कम समय में ही सब हो जाता और अपन को पता नहीं चलता। VCB का काम रहता है चालू और बंद करना। रिले जो रहता है वो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, पकड़ता है। कौन सा फॉल्ट है वो आपको बताएगा अभी, कि अर्थ फॉल्ट है कि ओवर करंट फॉल्ट है, कौन से फेस पर फॉल्ट है, R1 पर है, RY भी चलता है यहाँ पर, RY भी। ठीक, R फेस पर है कि Y फेस पर है कि B फेस पर है, और किसके साथ अर्थ फॉल्ट है। अर्थ वाले पर कोई, R वाले पर कोई अर्थ मिल गया है कि Y वाले पर कोई अर्थ मिल गया है, इस प्रकार से बताता है। और ओवर करंट होगा तो फेस टू फेस ओवर करंट बताएगा, दो फेस के मध्य बताएगा कि आपका R फेस Y के साथ जाके जुड़ गया है। ठीक, लेकिन ये नहीं बताता है कि कहाँ जुड़ गया है। ठीक, कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो यहाँ पर ऑपरेटर बैठे रहते हैं उनको पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ है, तो उनको नहीं चलता है पता। हाँ, उनको इतना पता चल जाता है कि किस प्रकार का फॉल्ट है, तो वो अपना दिमाग लगा के और थोड़ा सा फॉल्ट की मात्रा से भी अपन थोड़ा अंदाज़ लगा लेते हैं। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझें कि मान के चलो 2000 एम्पियर फॉल्ट आया, तो वो आसपास ही आया होगा ना, जब तो इतना ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ। ठीक, अब ये 2 किलोमीटर यदि फॉल्ट आएगा तो इतना ज़्यादा तो आएगा नहीं, वो आते आते क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। ठीक, और यदि जब ज़्यादा लाइन लंबी हो जाती है तो जो फॉल्ट की एम्पियर क्षमता वो भी क्या आती है? कम आती है। ठीक, तो यदि मान के चलो यहाँ 2000 आया या 3000 आया, तो अपन को चांस रहते हैं अनुमान लगाने का कि सब स्टेशन में जम्फर टूट के रख गया है, या सब स्टेशन के बाहर जो तार हैं वो आपस में चिपक गए हैं। ठीक, अब मान के चलो 300-400 के अंतर आया, तो अपन अनुमान लगाते हैं कि किसी तार पर एक पेड़ की डगाल टच हो गई है, या पेड़ की डगाल जाके रख गई है, कोई गिलहरी वगैरह आ गई है, या वो चिपक गई है दो तार के मध्य में। तो इस प्रकार से क्या है, अनुमान लगाना पड़ता है। ठीक, हाँ, लेकिन जो फॉल्ट को निकालने का काम है वो लाइन स्टाफ करता है, और वही क्या करता है, पूरे फॉल्ट को निकालता है। यहाँ से अपन उनको जानकारी दे देते हैं फ़ोन पर कि लाइन फॉल्ट हो गई है, फिर वो क्या करते हैं, जाके अपना देखते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है, और फिर उसको क्या करते हैं, सही करने का कार्य करते हैं। के लिए अपन को पता ही क्रेन मशीन का यूज करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और इस पूरे पावर में ऑयल भरा हुआ है। इसमें
बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, ठीक। पावर की जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से, किसी की 800 लीटर होती है, किसी की 1000 लीटर होती है, वो उसके जो उसका मेन टैंक रहेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ऑयल भरा हुआ है, ठीक। अलग अलग पावर की अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक। ये जो पावर भी होते हैं ये अलग अलग रेटिंग के होते हैं। 5 MVA का भी होता है, 8 MVA का भी होता है, ठीक। और यदि आप 220 में चले जाओगे तो ज़्यादा के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नीचे आप जाओगे तो MVA से वो कहाँ चले जाएंगे, KVA में, ठीक। तो यहाँ देखो जो पूरे ट्रांसफार्मर रखे हैं ना, ये जो पूरे ट्रांसफार्मर रखे हैं इनकी क्षमता सबकी किसमें है, KVA में। किसमें है, KVA में। KVA का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक। MVA का मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। भी है उनके ऊपर लिखा भी है, देखो 33/11 VCB नंबर 2 नंबर 1 करके लिखा रहता है। हाँ, ये वाली भी VCB है, सामने दिख रही। उसके बाद वो पावर की उस तरफ दिख रही, वो भी VCB है। और जो लास्ट में लगी है वो भी VCB है, ठीक। VCB का फुल फॉर्म वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक। AB स्विच का फुल फॉर्म एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक। MCB का तो आप जानते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक। PT का होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT का होता है करंट ट्रांसफार्मर। PT वोल्टेज को मेज़र करने का कार्य करती है, CT करंट को मेज़र करने का कार्य करती है। बोला जाता है LA लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक। जब कहीं बिजली वगैरह गिरती है तो उसको रोकने के लिए LA लगाए जाते हैं, ठीक। अब देखो जो सब यहाँ भी तो लाइन बिगड़ती है, यहाँ भी लाइन बिगड़ती है। आपको गाँव में जैसे ये बताओ, यहाँ से कहाँ जा रही है तुम्हारे घर पे, तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं से लाइन आती होगी। वहाँ भी तो एक ऐसा ही सब स्टेशन बना होगा, बस थोड़ा आकार में बड़ा होगा। वहाँ भी चीज़ें गर्म होती होंगी, वहाँ भी चीज़ें जलती होंगी, तो नहीं जलती होंगी, जल्दी होंगी सर। जब वहाँ से लाइन बंद होती तो फिर कहाँ से आएगी, तो कहीं से नहीं। तो उस सब स्टेशन में भी कहीं ना कहीं से लाइन आ रही होगी। ये तो एक चेन सिस्टम है लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का। तो समय समय पर सब खराब भी होते हैं, समय समय पर उनकी मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य भी किया जाता है, और समय समय से चीज़ें जलती भी हैं तो तुरंत में तत्काल में भी उनका सुधार किया जाता है। यहाँ से 5 फीडर निकलेगी, यहाँ से 5 जगह लाइन गई है, ठीक। अलग अलग एरिया में गई है। अब जैसे एक फीडर निकला है मान के चलो, उसी में उनने 5 कॉलोनी को जोड़ दिया। दूसरा फीडर निकला है, उनने वहाँ पे फिर 5 कॉलोनियों को जोड़ दिया। फिर कहीं गए तो थोड़ा आधा शहर जोड़ दिया, कहीं गांव जोड़ दिया। मतलब जहाँ पास हमको पड़ेगा, समझ रहे हो, जहाँ पर हमको पास पड़ेगा हम वहाँ पर क्या करेंगे, लाइन को जोड़ देंगे और लाइन को सप्लाई पहुँचाने का काम करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान के चलो ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग वाले को ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम शहर से सप्लाई लेके आओ, यहीं के यहीं पास के पास सप्लाई देंगे ना, ये रहता है। आज जैसे ये ऑफिस है तो इसको भी यहीं से सप्लाई दी गई है। देखो जैसे अभी फॉल्ट आया था ना, तो जिस फीडर पे फॉल्ट आया था उसी की लाइन बंद हुई थी, बाकी किसी की लाइन बंद नहीं हुई। आई बात समझ में? इसलिए हर फीडर में अलग VCB लगी है। उसके बाद जो मेन सप्लाई है उसमें VCB लगी है, 33 में VCB लगी है। इसीलिए तो लगी हैं कि हम अलग अलग फीडर को क्या है अलग अलग चालू कर सकें। और हर फीडर की आपने अंदर देखा है कि कंट्रोल पैनल अलग है, अलग अलग से वो चालू होता है, ठीक।
अब आप ऐसे समझ लो ना कि आपके घर में जो बोर्ड रहता है तो पंखे का अलग स्विच रहता है, हाँ पंखे का अलग स्विच रहता है, टीवी का अलग स्विच रहता है, सभी चीज़ का अलग अलग रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है ना कि जैसे आपको पंखा चलाना है, टीवी नहीं चलाना है, और एक से कर दिया तो सभी चलेंगे। सब चलेंगे या सब बंद रहेंगे। ऐसे ही अलग अलग फीडर के लिए अलग अलग रिले लगे होते हैं, अलग पैनल लगा है, अलग VCB लगी है, वो इसलिए भी लगी है। तुम कभी भी मार्केट में जो MCB लेने जाओगे तो वह आपसे पूछेंगे कि भैया आपको कितने एम्पियर की MCB है, तो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि कितने वोल्टेज की MCB है। ठीक, हाँ कभी कभी वोल्टेज भी में ज़रूरत रहती है, लेकिन जो MCB रहती है वो मुख्य रूप से एम्पियर पर काम करती है, करंट पर। जैसे आपका घर का लोड, पूरा टोटल लोड जो भी है उससे अपन क्या करते हैं 1 या 2 एम्पियर ज़्यादा की MCB लाते हैं। ठीक, और वह एक निश्चित धारा तक कार्य करती है, और जैसे ही उसमें धारा जो एक्स्ट्रा होती है वो ट्रिप हो जाती है। जैसे आपका फ्यूज़ रहता था पहले, हाँ आपने 5 एम्पियर का फ्यूज़ डाला, और जैसे ही यदि उसमें 7 एम्पियर धारा निकली और वो क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था। वैसे ही MCB है, MCB थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जल्दी काम करती है। ठीक, मान के चलो आपका पंखा शॉर्ट सर्किट हो गया, तब भी वो क्या कर देगी, आपके घर की लाइन को ट्रिप कर देगी। ठीक, ये रहता है। लेकिन फ्यूज़ में ऐसा नहीं था। अब मान के चलो तुमने 5 की जगह 10 एम्पियर का फ्यूज़ डाल दिया, तो वो तो पूरे जब तक आपके घर की लाइट जलेगी नहीं तब तक कहाँ मानेगा। 10 एम्पियर से ऊपर ही वो क्या कर पाएगा, धारा को ब्रेक कर पाएगा। ठीक, ये रहता है। और अब ये आप लोग भी जानते हैं कि जो एम्पियर डिसाइड करता है वो आपके घर का लोड डिसाइड करता है। आप जितना लोड बढ़ाते जाओगे एम्पियर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, हाँ लेकिन क्या होता है जब आप घर का कनेक्शन लेते हैं तो वो पूरे आपके घर के लोड को मेजर करके दिया जाता है कि आपके घर में कितने किलोवाट का लोड है। 2 किलोवाट का है भैया, 4 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, उसके हिसाब से आपको कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक, 3 या 4 किलोवाट तक तो आपको क्या है सिंगल फेस का कनेक्शन देते हैं। ठीक, और मान के चलो आपके घर का लोड 5 किलोवाट या 8 किलोवाट चला गया तो आपको कितने फेस की सप्लाई दी जाएगी? 3 फेस की। कितने? 3 फेस आपको सप्लाई देके आपकी क्या लोड को चलाया जाएगा। ठीक, और आपको नॉर्मल घर की सप्लाई चलानी है तो सिंगल फेस दे देंगे। ठीक, 3 किलोवाट 4 किलोवाट तक चलाने के लिए। और पीछे देखो वो लगे ना एंगल, उसमें एक नट रहता है, वो यहाँ से इस प्रकार से लग जाता है। ठीक, और यहाँ भी देखो आगे ये संरचना रहती है ना, ये वाली संरचना। ठीक, ये देखो ये छोटी सी क्लैंप लगी है, ये क्लिप लगी है। ठीक, और ये वायर को क्या है राउंड देके यहाँ कसने के लिए लगा है, और यहाँ पर क्या हो जाता है इस प्रकार से वायर को ये का है कि सर ये आपने पकड़ा, ये एल्युमिनियम का है किस तरह? सब पूरे यहाँ एल्युमिनियम का है। ठीक, ये डिस्क बस पोर्सलिन की होती है, सब क्या इसका होता है एल्युमिनियम का होता है। ठीक, अब मान के चलो इसी डिस्क में हमको और डिस्क जोड़ना है, जैसे इसी डिस्क में तो वो 3 डिस्क जुड़ी हैं, तो ऐसे ही उस डिस्क में संरचना होगी। यहाँ वाला ये वाला हिस्सा हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, और फिर ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा हम फिर जोड़ देंगे, और ऐसे करके हम कितनी डिस्क को 3 डिस्क का क्या कर लेंगे, एक पेयर बना लेंगे। और उस पेयर के बाद ये वाला हिस्सा जोड़ के जम्पर को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या ये क्या है, देखो यहाँ पर जो चीजें रहती हैं, यदि हम इस तार की बात करें ये एल्युमिनियम का रहता। ठीक, ये एल्युमिनियम अकेले का नहीं रहता, इसमें एल्युमिनियम के साथ में दूसरी धातुएं इसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक, जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें जो टर्मिनल होते हैं, देखे वो किस धातु के होते अंदर? हाँ लगे रहते हैं सर चिमनी के अंदर। तो वो एल्युमिनियम के तो नहीं होते, तांबे के भी नहीं होते। तुमने कहाँ से कॉपर के देख लिए? जो बिजली का बोर्ड होता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड, उसमें जो अंदर टर्मिनल बने होते हैं किस धातु के होते? सर उसमें पीतल के होते हैं।
पीतल के होते हैं, हाँ। ठीक, कॉपर के नहीं होते हैं। किसके होते हैं? पीतल। पर वो भी प्योर पीतल के नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ मिश्र धातु, उसमें भी कुछ मात्रा में कॉपर मिलाया जाता है, जिससे कि वो थोड़े से अच्छे चालक भी हो सकें और मजबूत हो सकें। अब तुम कॉपर को कसोगे तो नटे टूट पिघल के हाथ में आ जाएगा तुम्हारा। उसी में वो कार्बन मार्बन आ जाता है, कार्बन shape वगैरह हो जाता मिलाकर उनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है, ठीक। सर ये दोनों आपस में कनेक्ट तो नहीं होंगे, इसके अंदर ये पोर्ट है। नहीं बना नहीं, हुआ? ये किसी और चीज़ से कैसा? कनेक्ट किया है। सर ये तो ये आपस में कनेक्ट ये कनेक्ट नहीं है, किसी और चीज़ से कनेक्ट किया है। देखो ए वाला भाग और ए अलग वाला है। भाग दोनों सेपरेट होते हैं, किसके माध्यम से? पोर्सलीन के माध्यम से, ठीक। यहाँ जो ये पिन लगी है ना, ये पिन अंदर जाके इस पदार्थ से क्या है, रुकी हुई है, इस वाले पदार्थ से नहीं जुड़ी है। ये अंदर जो भरा है ना, यहाँ एक गोल टाइप की संरचना रहती है और वो ऐसी फंस जाती है, ठीक। तो ये वाला हिस्सा अलग होता है, ये वाला, यहाँ तक तो बिजली की सप्लाई रहती, लेकिन यहाँ बिजली की सप्लाई नहीं रहती। आई बात समझ में? और यदि यहाँ बिजली की सप्लाई चली गई तो समझो लाइन क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी। चलाते हैं, ठीक। यहाँ से चालू और बंद किया जाता है, ठीक। जितने फीडर रहेंगे उतने यहाँ पर आपको इस टाइप के पैनल मिलेंगे, ठीक। जैसे इस वाले पैनल में 2 कंट्रोल यूनिट है, एक ए वाली यूनिट है और एक ए वाली यूनिट है, ठीक। और वहाँ से देखो पूरे जो लाइन से है ये अलग अलग VCB के पैनल है, ठीक। उस तरफ है वो बड़ी VCB के पैनल है 33 kV के। फिर देखो यही रखना चाहिए, ये वाले 33 kV के पैनल है, ठीक। फिर यहाँ पर 11 kV के पैनल है और यह फीडर के पैनल है, ठीक। ये जो 2 बड़े बड़े दिख रहा है ये कैपेसिटर बैंक के पैनल है, ठीक। और यहाँ पर देखो पूरी जानकारी है, तुमको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कितना पावर फैक्टर है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितने फेस की सप्लाई है, कितनी पर चल रहा है, A to Z जानकारी यहाँ पर है। फॉल्ट आएगा तो अपने यहाँ ट्रिप हो जाएगा, ये मास्टर रिले लगा हुआ है सेट करने के लिए, ठीक। पूरी जानकारी यहाँ पर रहती है। जैसे तुम्हारी बाइक रहती है ना, उसकी पूरी जानकारी मीटर में रहती, कितनी स्पीड है, कितना माइलेज है, कितना पेट्रोल है, ऐसे ही इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये रिले वगैरह यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ठीक। ये रिले होता है, थर्मल रिले भी होता है, चुंबकीय रिले, थर्मल और मैग्नेटिक दोनों रिले, ठीक। ये होता है तुम्हारा मास्टर रिले, जब ये गिरता है तो यहाँ रेड निशान आ जाता है, खतरे वाला, ठीक। उसको अपन ऐसे ऊपर करके सेट कर देते हैं, ठीक। और यह अलार्म रिसेट का रहता है, ठीक। अभी देखो सभी पैनल में कौन सा इंडिकेशन जल रहा, रेड, ठीक। और जब इसको हम ट्रिप कर देंगे तो कौन सा जल जाएगा, ग्रीन, ठीक। रेड बताता है ब्रेकर ऑन को और ग्रीन बताता है ब्रेकर ऑफ, ठीक। ये अपना स्विच रहता है जिसको कई लोग ट्रिगर भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशन रहती है, एक होती है इस तरफ करोगे तो ट्रिप हो जाएगा और इस तरफ करोगे तो क्लोज या चालू हो जाएगा, ठीक। और एक फीडर के नाम लिख देते हैं कि जैसे गलती से कोई भूले ना, कोई नया लड़का आता है तो उसको पता रहे कि ये AIR फीडर का स्विच है, तो कुसमुंडा का है, इंडस्ट्रियल का है, बीज का, इस प्रकार से, ठीक। अब देखो जो ये पूरे जो पैनल है ना, तुम लोगों को लग रहा होगा कि AC सप्लाई से चल रहा है, ठीक। तो ये गलत फहमी में ना रहे, पूरे पैनल DC सप्लाई से चल रहे हैं, अच्छा, ठीक। वो देखो बैटरी का ढेर लगा वहाँ पे, ठीक। ये जो बैटरी है ना, इससे पूरे पैनल ऑपरेट हो रहा है, ठीक। वो बैटरी चार्जर रखा है, ठीक। उस वाले बॉक्स में MCB लगी है पूरे में, हर पैनल को चालू बंद करने के लिए। उस वाले बॉक्स में फ्यूज लगे हैं, इस वाले में फ्यूज, ग्लव्स, फ्यूज बॉक्स, ग्लव्स,